इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के तमाम उन व्यवस्थाओं को बचाने के लिए जिन व्यवस्थाओं से इस देश का मुख्य रूप से संचालन होता है, जिन व्यवस्थाओं में हमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित करवानी है, उन व्यवस्थाओं को जिस तरीके से निजी हाथों में बेचा जा रहा है, हमारे आरक्षण को बचाने की लड़ाई, तमाम वो मुद्दे जिनसे देश की आधी से ज्यादा आबादी का भला हो सकता है, वो मुद्दों को जिस तरीके से देश के मनुवादी लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, वो लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, मनुवाद को मानते हैं, उन लोगों से आज खुली लड़ाई हम लोगों की है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के तमाम उन व्यवस्थाओं को बचाने के लिए जिन व्यवस्थाओं से इस देश का मुख्य रूप से संचालन होता है, जिन व्यवस्थाओं में हमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित करवानी है, उन व्यवस्थाओं को जिस तरीके से निजी हाथों में बेचा जा रहा है, हमारे आरक्षण को बचाने की लड़ाई, तमाम वो मुद्दे जिनसे देश की आधी से ज्यादा आबादी का भला हो सकता है, वो मुद्दों को जिस तरीके से देश के मनुवादी लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, उनमें से कुछ लोग जो हम जैसे हैं आज इस धरने पर, जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं और आपसी चर्चा कर रहे हैं और ये कहने का काम कर रहे हैं कि इस देश का संविधान जो इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को अधिकार सुनिश्चित करता है, उस संविधान पर अगर किसी ने, उस संविधान को अगर किसी ने आंच भी करने का काम किया, उस संविधान को अगर किसी ने गलत नजरों से देखने का काम किया, तो हम उन लोगों को और उन वर्गों को छोड़ने वाले नहीं है और इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई जो है अंतिम दम तक लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से इस देश के संविधान को देश की केंद्र की सरकार द्वारा इस देश का संविधान जो हमसे चालू होता है, आज जिस तरीके से मैं भारत का प्रधानमंत्री और मैं भारत का गृह मंत्री के तौर पर बदल दिया गया है अघोषित तौर पर, हमें ये जहां से संकल्प लेना चाहिए सब लोगों को कि जो हम शब्द है इस देश के संविधान का, जो इस देश के तमाम गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों को हक और अधिकार दिलाने का काम करता है, संविधान के उस हम की भावना को बचाने के संकल्प के साथ आज हमें 5 बजे जहां से उठ के जाने का काम करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये संकल्प लेके अगर हम नहीं गए तो इस देश का जो हम शब्द है वो मैं भारत के प्रधानमंत्री में और मैं भारत के गृह मंत्री में, मैं भारत का अंबानी और मैं भारत का अडानी, इनमें जो अघोषित तौर पर ये जो बदलाव किया गया है, इसे घोषित तौर पर बदलाव ये लोग करने का काम करेंगे। संसद भवन में आज संविधान पर चर्चा हो रही है। मैं बहुत उत्सुक था कि देश की सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जो चर्चा का आयोजन, विशेष चर्चा का आयोजन संसद भवन में किया गया है, उस चर्चा में इसी दिल्ली में जिस तरीके से आज से कुछ सालों पहले संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया गया, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आप इनका दोहरा चरित्र देखिए, एक तरफ दलित अधिकारों की बात करते हैं, एक तरफ पिछड़े अधिकारों की बात करते हैं, इन्हीं के नेता कई बार जातीय जनगणना के समर्थन में भी बयान दे चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस देश के सारे संसाधनों को निजी हाथों में और पूंजीपतियों को सौंपने का काम कर रहे हैं। इस आर पार की लड़ाई में आप ध्यान रखिएगा और एक सवाल जरूर इस मंच से उत्पन्न कीजिएगा इस देश की सरकार के लिए, उस आरएसएस के लिए, इस देश को जो 4 लोग चलाने का काम कर रहे हैं और 5वें मोहन भागवत जो उन चारों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उन 5 लोगों से पहले नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह, तीसरे अंबानी, चौथे अडानी और 5वें जो इन चारों को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, इनसे पूछने का काम कीजिएगा
इनको कटघरे में खड़ा करने का काम कीजिएगा कि जो आप दलित अधिकारों की बात करते हैं, आप जो पिछड़ों के अधिकारों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इस देश को संपन्न बनाने का काम हम कर रहे हैं, इस देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का काम कर रहे हैं, तो इस देश के अंदर आप उन चीजों पर क्यों नहीं बोलते जब इस मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर पेशाब की जाती है? उन मणिपुर की उन महिलाओं पर क्यों नहीं बोलते जिनको बिना कपड़े के सड़कों पर घुमाया जाता है, जिनके साथ बलात्कार किया जाता है? उन आदिवासी समुदायों पर क्यों नहीं बोलते जिनके अधिकारों को रोजाना जो है छीनने का काम किया जा रहा है? उन लोगों पर क्यों नहीं बोलते जो आरक्षण को इस देश से खत्म करने का काम करते हैं? तो ये सवाल उत्पन्न कीजिएगा। एक तरफ 100 साल के आरएसएस का इतिहास है और एक तरफ 75 साल के संविधान का इतिहास है। इन 100 सालों का और 75 सालों का कंपैरिजन कर लीजिएगा कि इन 75 साल, एक तरफ 75 साल के संविधान को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ 100 साल के आरएसएस को मानने वाले लोग हैं। वो आरएसएस जो 100 साल का होने वाला है, अगले 1 साल तक जो लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। एक तरफ हम लोग हैं जो संविधान के इस 75 सालों के इतिहास को सजोने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 100 साल का जश्न मना रहे हैं और इस देश में संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगले 1 साल तक ये लड़ाई और भी कठिन होने वाली है। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं और अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। काफी सारे वक्ता हैं, समय का अभाव है कि ये 1 साल तक जो लड़ाई इस देश में लड़ी जानी है, 75 बनाम 100 सालों की आरएसएस बनाम संविधान की, उस लड़ाई में संविधान को इस देश में स्थापित करने का काम हम करेंगे। जो संकल्प आज जहां से लेके हमें जाना चाहिए और ये सवाल इस देश की सरकार से पूछना चाहिए, क्या हमारा कसूर था कि आपने दलितों को और पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया, आदिवासियों के उनसे अधिकारों से वंचित करने का काम किया? ये सवाल हमें आज जहां से पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हम सबका संघर्ष जिंदाबाद। वैसा नहीं होगा, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म विषय था विमुक्त घुमंतू जनजातियों का। ये विषय इसलिए जटिल और अजीब है कि केंद्र सरकार जब अपनी प्रतिवेदन जारी करती है तो उसमें लिखती है विमुक्त घुमंतू जनजाति, जो दिल्ली से रिपोर्ट जारी होती है भारत सरकार की। लेकिन जैसे ही स्टेट में जाते हैं तो उनको कहीं एसटी में, कहीं एससी में और कहीं ओबीसी में डाल देते हैं। अब कैटेगराइज कर दिया। सबसे बड़ी गंभीर समस्या उसमें ये भी है, क्योंकि बात चल रही है जातिगत जनगणना कराने की, और ये विषय जिस पर मैं बात कर रही हूँ ये इसलिए गंभीर है कि विमुक्त घुमंतू जनजातियों को तो किसी भी गणना में शामिल ही नहीं कर रहे हैं, वो घुमा रहे हैं। उनको बोल दिया है क्रिमिनल ट्राइब, बोलते हैं ये आपराधिक जनजातियां हैं। अब जब जनजाति बोल रहे हो तो डिक्लेयर भी कीजिए। डिक्लेयर करने में मना कर देते हैं, घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको जनजाति घोषणा कर दिया तो फिर वो सेंसस कराना पड़ेगा कि कौन कौन सी जातियां आपकी एसटी में आती हैं। ओबीसी वालों को भी एसटी में नहीं डाल सकते। और आपको ये भी बता दें, जो वास्तविक एसटी हैं उनको तो वो लाभ मिल ही नहीं रहा, ठीक है। अब जो जनगणना में आ जाएंगे तो आपको ये बता दें, समस्या यहाँ पर ये है कि संसाधनों के आवंटन की बात है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर किसका आधिपत्य रहे और विकास कैसे हो। तो वो ये कहते हैं कि जो मलाई वाली चीजें हैं वो हम रखेंगे, जबकि वो मुट्ठी भर हैं। अब बात आती है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, क्योंकि जितनी देर से मैं सुन रही हूँ बात आ रही है सीटें, टिकट। अब हम आपको बता दें, जितने भी दल आए हैं ये छोटे छोटे दल क्यों बने, क्योंकि इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सडनली अपना दल बना लिया होगा कोई भी। कारण ये है कि सभी लोग अपने अपने कैरियर या अपने काम को लेके गंभीर होते हैं, संवेदनशील भी हैं। लेकिन जब वो बड़े पार्टियों में कार्यकर्ता करते करते कार्यकर्ता से और जिला अध्यक्ष बने होंगे, जब उन्होंने टिकट मांगा, अब बात आ जाती है एससी एसटी ओबीसी की। जब वो टिकट मांगते हैं तो आपसे आपकी जाति पूछते हैं, बड़ी पार्टियां।
जो आज बड़ी बड़ी सत्ता में है या विपक्ष में है, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी दोनों ही किस प्रकार से भेदभाव करती हैं कि आपसे जब जाति पूछेंगे आपकी जाति क्या है, तो आपको तो टिकट लेना, तो आप बोलते हैं हमारी ये जाति है। फिर आपसे पूछेंगे आपके वोटर कितने होंगे, क्योंकि आपकी जाति तो ये है, अरे आपके इतने वोटर हैं आप जीत नहीं पाओगे, तो आपका टिकट कट। दोबारा आप ट्राई करते हैं, फिर आपका टिकट। लेकिन कभी सामान्य वर्ग के लोगों से पूछा है? सामान्य वर्ग के लोगों से नहीं पूछेंगे कि आपकी संख्या कितनी है, जबकि वास्तविक रूप से उनकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको टिकट दे देते हैं, उनसे कभी उनकी जाति नहीं पूछी जाती। किसी भी एक मोहल्ले, एक संसदीय क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सवर्ण से बड़ी पार्टियां उससे जाति नहीं पूछती कि आपकी जाति कौन सी है, उनको टिकट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ओबीसी का बंदा जाएगा, एससी का बंदा जाएगा, एसटी के, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा वोटर कहाँ है। एससी एसटी की सीटों को तो रिजर्व है, लेकिन आप जिन्हें बोलते हैं सामान्य वर्ग की सीटें, वो सामान्य वर्ग की सीटें नहीं है, उन्हें बोलते हैं ओपन। वो ओपन सीटें हैं, उस पर कोई भी लड़ सकता है। जब कोई भी लड़ सकता है तो बड़ी पार्टियां इसमें भेदभाव क्यों करती हैं टिकट देने में? ओपन सीटों पे सवर्णों को दे देते हैं और रिजर्व सीट से ही रिजर्व को लड़ाते हैं। तो इस तरीके का भेदभाव क्यों किया जाता है? इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है। जातिगत जनगणना होगी तो इससे ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जब आपका परिसीमन होगा, परिसीमन में जनसंख्या बढ़ेगी, तो इससे आपकी एससी की सीटें ये बढ़ेंगी, एसटी की सीटें बढ़ेंगी, और एक कैटेगरी और बन जाएगी जो ओबीसी है, जिसको 27 कहीं पे 14 दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उनका कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है। उस रिजर्वेशन के लिए भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।